आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, लोगों को समझना। मेरा मतलब है उनके शब्दों के परे जाकर उनके असली इरादों और भावनाओं को पहचानना। क्या ये वाकई मुमकिन है? मुमकिन तो है, लेकिन आसान नहीं। हाँ, वही तो। हमारे पास कुछ ऐसी जानकारी है जो बताती हैं कि कैसे हाव भाव, चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज, ये सब मिलकर एक कहानी कहते हैं। वो कहानी जो शायद शब्द छुपा लेते हैं ना। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे अहम बात सामने आती है वो ये कि हमारे कम्युनिकेशन का, आप यकीन मानिए, सिर्फ 7% हिस्सा ही शब्द होते हैं। सिर्फ 7%? जी हाँ। बाकी का 38% आवाज का लहजा, मतलब टोन ऑफ वॉइस, और सबसे ज्यादा 55% वो बॉडी लैंग्वेज होती है। तो जो कहा नहीं जा रहा, असल में वही ज्यादा मायने रखता है। तो फिर सवाल ये है कि लोग अपनी असली भावनाएं, अपने असली इरादे छिपाते क्यों हैं आखिर? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। और देखिए, इसके कई कारण होते हैं। कभी कभी सामाजिक दबाव होता है, मतलब लोग क्या सोचेंगे, या फिर अस्वीकार होने का डर, कहीं कोई रिजेक्ट न कर दे, या बस खुद को शायद कमजोर नहीं दिखाना चाहते। अच्छा, जैसे कोई कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन आवाज में वो भारीपन होता है या चेहरे पे तनाव दिखता है, वो चीजें। बिल्कुल वही। यहीं पर बॉडी लैंग्वेज और वो जो आपने कहा था माइक्रो एक्सप्रेशंस, उनको समझने की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये माइक्रो एक्सप्रेशंस, ये क्या चीज है असल में? सुनने में बड़े फैसिनेटिंग लगते हैं। मैं भी फैसिनेटिंग। ये चेहरे पर ना पल भर के लिए आते हैं, मतलब सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से के लिए, और इन्हें कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन सा है। अच्छा। हाँ, यही वो पल होते हैं जब असली भावनाएं लीक हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई मुस्कुरा रहा है पर आंखें नहीं मुस्कुरा रही, वो झूठी मुस्कान है। या फिर कोई बात करते करते होठ भींच ले या जबड़ा सख्त हो जाए, ये शायद अंदर दबा हुआ गुस्सा या तनाव दिखाता है, भले ही शब्द कितने भी शांत क्यों ना हो। अरे वाह, ये तो बहुत बारीक चीजें हैं, मतलब ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, ध्यान तो देना पड़ता है। और आंखों के बारे में क्या? आंखें भी तो बहुत कुछ कहती हैं, है ना? हाँ जी, आंखें तो खैर बहुत कुछ। जैसे अगर कोई बात करते हुए लगातार नजरें चुरा रहा है, तो हो सकता है वो कुछ छिपा रहा हो या असहज हो। लेकिन इसका उल्टा भी होता है। जरूरत से ज्यादा आंखें गड़ाकर देखना भी कई बार झूठ बोलने का संकेत हो सकता है। सच्ची दिलचस्पी में तो आई कांटेक्ट स्वाभाविक लगता है। और हाथों के इशारे, जैसे कोई हाथ बांधकर खड़ा है या बात करते हुए मेज पर उंगलियां टैप कर रहा है। हाँ, ये भी अहम है। खुले हाथ, खुली हथेलियां अक्सर सहजता और ईमानदारी दिखाते हैं, जबकि बंद मुट्ठी या उंगलियों का बेवजह टैप करना ये घबराहट या बेचैनी का संकेत हो सकता है। और सीने पर हाथ बांधना तो अक्सर डिफेंसिव होने का इशारा माना जाता है। और बॉडी पोस्चर, मतलब कोई कैसे खड़ा है या बैठा है, वो भी बहुत जरूरी है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति अक्सर सीधा खड़ा होता है, कंधे आरामदायक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई कंधे झुकाकर बैठा है या बार बार खुद को छू रहा है, जैसे गर्दन पे हाथ फेरना या कान खींचना, तो ये दिखाता है कि वो शायद असहज है या नर्वस है। अच्छा। और आवाज का लहजा, टोन ऑफ वॉइस की बात आपने शुरू में की थी। हाँ, टोन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक ही वाक्य है, जैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। अगर ये सपाट आवाज में कहा जाए तो शायद सच में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही बात थोड़ी चिड़चिड़ाहट या तेजी से कही जाए, तो मतलब है कि बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। धीमी स्थिर आवाज आमतौर पर आत्मविश्वास दिखाती है, जबकि ऊंची या कांपती हुई आवाज घबराहट या उत्तेजना जाहिर कर सकती है। तो ये जो लीकेज की बात है, मतलब जहां शब्द कुछ और कह रहे हैं और शरीर कुछ और। हाँ, लीकेज, ये एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। तो हमें इसी पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, क्योंकि शरीर अक्सर झूठ नहीं बोलता। जैसे कोई कहे हाँ, ये डील तो बढ़िया है, लेकिन कहते हुए उसका चेहरा थोड़ा सिकुड़ जाए या वो एक कदम पीछे हट जाए। ये छोटे छोटे अनजाने में हुए इशारे होते हैं जो असलियत की तरफ इशारा करते हैं। तो इन सब संकेतों को सही तरह से पढ़ने के लिए, समझने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? कहां से शुरू करें? सबसे जरूरी कदम है किसी व्यक्ति के सामान्य व्यवहार को जानना, जिसे बेसलाइन कहते हैं। मतलब वो आमतौर पर कैसे बात करते हैं, कैसे हाथ हिलाते हैं, कितनी आंखें मिलाते हैं। हर कोई अलग होता है ना। हाँ, ये तो है। तो जब हम किसी की बेसलाइन जानते हैं, तभी हम ये पहचान सकते हैं कि किसी खास मौके पर उनका व्यवहार सामान्य से अलग क्यों है, और फिर उसका मतलब निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है, और ये सिर्फ दूसरों को समझने के लिए ही नहीं, शायद खुद को बेहतर बनाने में भी मदद करता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम इन नॉन वर्बल संकेतों को समझने लगते हैं,
तो हम न सिर्फ दूसरों के प्रति ज्यादा संवेदनशील और सहानुभूति वाले बन जाते हैं, बल्कि हम अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज के प्रति भी सचेत हो जाते हैं कि हम क्या संकेत भेज रहे हैं। इससे हमारी अपनी कम्युनिकेशन ज्यादा असरदार और सच्ची हो जाती है। मतलब ये हमें जजमेंटल नहीं बल्कि ज्यादा समझदार बनाता है। एग्जैक्टली, परसेप्टिव बनाता है, समझदार। तो आज के इस चर्चा का सार यही निकलता है कि लोगों को सच में समझने के लिए उनके शब्दों से आगे जाना होगा। उनके हाव भाव, उनके लहजे और वो सारी अनकही बातें, उन पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, और ये कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जिसे ध्यान देने और अभ्यास करने से बेहतर बनाया जा सकता है। हाँ, अगली बार जब आप किसी से बात करें तो एक पल रुककर सोचिएगा, सिर्फ शब्द नहीं, वो छोटे छोटे इशारे, वो लहजा, वो बॉडी लैंग्वेज, वो क्या कहानी कह रहे थे जिसे शायद आपने नजरअंदाज कर दिया। सोचने वाली बात है। कभी सोचा है कि मीटिंग में कोई हाँ तो कह रहा है, पर क्या वो सच में सहमत है? हाँ, ये अक्सर होता है। अच्छा, जो बताते हैं कि कैसे चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज मतलब असलियत बता सकते हैं। तो आज की खोज का मकसद है शब्दों से आगे जाकर लोगों को बेहतर समझना। बिल्कुल, और ये है भी बड़ा दिलचस्प कि कैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के भाव अक्सर अनजाने में ही सच बोल जाते हैं। सही। ये वो संकेत हैं जिन्हें समझना वाकई फायदेमंद हो सकता है। हम खास तौर पर माइक्रो एक्सप्रेशंस, झूठ के संकेतों और बॉडी लैंग्वेज की बारीकियों पर ध्यान देंगे। सुनने में तो ये बहुत बहुत बारीक लगते हैं। है भी। ये चेहरे पर मतलब पलक झपकने से भी कम टाइम के लिए आते हैं, सिर्फ सेकंड के कुछ हिस्से के लिए। अरे बाप रे। जी, दुख, गुस्सा, डर, घृणा, आश्चर्य और तिरस्कार। साथ, ठीक है। तो जैसे असली खुशी और वो जो दिखावटी मुस्कान होती है, उसमें क्या फर्क होता है बारीकी से देखें तो? बढ़िया सवाल है। देखिए, सच्ची खुशी में ना आंखें भी मुस्कुराती हैं, वो थोड़ी सिकुड़ती हैं, गाल ऊपर उठते हैं, वो क्रोस फीट जिन्हें कहते हैं। हाँ, आंखों के किनारे लाइंस। बिल्कुल। नकली मुस्कान में अक्सर आंखें वैसी ही रहती हैं, शांत, बस होंठ हिलते हैं। इसी तरह दुख में आंखें थोड़ी भारी सी लगती हैं, भौहें अंदर से ऊपर उठती हैं और होठों के कोने नीचे की तरफ। और गुस्सा अगर कोई छुपा रहा हो तब भी? गुस्सा दबाने पर भी ना भौहें सिकड़ी हुई और होंठ हल्के भिंचे हुए दिख सकते हैं। चेहरे पर एक तनाव सा रहता है। और बाकी के डर, घृणा, आश्चर्य, इनके भी ऐसे ही तेज संकेत होते होंगे। हाँ, बिल्कुल। डर में आंखें एकदम फैल जाती हैं, भौहें उठ जाती हैं, मुंह थोड़ा खुलता है। ये शरीर की वो फाइट या फ्लाइट वाली प्रतिक्रिया होती है ना। हाँ। घृणा में नाक सिकुड़ती है और ऊपरी होंठ थोड़ा ऊपर उठता है, जैसे कोई खराब गंध आ गई हो। अच्छा। और आश्चर्य भी, वो बिजली की तरह कौंधता है, आंखें चौड़ी, भौहें ऊपर, मुंह खुला। अगर ये भाव कुछ ज्यादा देर टिका रहे तो शायद वो असली नहीं है, बनाया हुआ है। मतलब एक्टिंग है। हाँ। और तिरस्कार, उसमें चेहरे के एक तरफ हल्की सी टेढ़ी सी मुस्कान होती है, थोड़ी हेठी दिखाने वाली। अच्छा। ये पकड़ पाना तो मुश्किल लगता होगा, मतलब रोजमर्रा की बातचीत में कैसे ध्यान दें? थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, ध्यान से देखने की आदत डालनी होगी। सिर्फ सुनना नहीं, देखना भी है। टीवी पर इंटरव्यू देखते हुए या लोगों से बात करते हुए उनके चेहरे पर फोकस करें। धीरे धीरे ये छोटी छोटी हरकतें पकड़ में आने लगती हैं। ठीक है, तो ये तो हुई चेहरे की वो छोटी हरकतें जो अनजाने में सच बता देती हैं। लेकिन क्या होता है जब कोई जानबूझकर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो? टेक्स्ट कहता है कि झूठ बोलते समय शरीर और दिमाग में एक संघर्ष सा चलता है। सही कहा। और ये संघर्ष कई संकेतों में दिखता भी है। दिलचस्प बात यह है कि झूठ पकड़ने के कई संकेत असल में वो घबराहट या मेंटल लोड के लक्षण हैं। मेंटल लोड मतलब दिमाग को झूठ गढ़ने और उसे सच जैसा दिखाने में ज्यादा मेहनत लगती है ना, और ये मेहनत कहीं ना कहीं झलक जाती है। अच्छा, कैसे? जैसे या तो जरूरत से ज्यादा आंखें मिलाना, या फिर बिल्कुल नजरें चुराना, आवाज का पिच वो सामान्य से ऊंचा हो जाना, या फिर कहानी में गैर जरूरी डिटेल देना बहुत ज्यादा। हाँ, वो लंबी चौड़ी कहानियां। बिल्कुल। और शारीरिक तौर पर वो जो बेचैनी वाले इशारे होते हैं, हाँ, जैसे बार बार चेहरा, गर्दन या कान छूना, कपड़े ठीक करते रहना, गला साफ करना, ये सब खुद को शांत करने की कोशिश हो सकती है। और कभी कभी लोग रक्षात्मक हो जाते हैं, सवाल दोहराने को कहेंगे या थोड़ा चिढ़ भी सकते हैं। यहाँ माइक्रो एक्सप्रेशंस फिर काम आते हैं। चेहरे पर क्षण भर के लिए तनाव या डर का भाव आ सकता है। ठीक है। एक तरीका बेसलाइन बनाना भी है। बेसलाइन मतलब?
यानी पहले देखें कि कोई व्यक्ति आमतौर पर कैसे बात करता है, कैसे बैठता है, उसके हाथ कैसे चलते हैं, ये उसका नॉर्मल व्यवहार है। ठीक है। फिर जब कोई मुश्किल सवाल पूछा जाए तो उसके व्यवहार में आए बदलावों पर गौर करें। जैसे कोई आमतौर पर शांत रहता है पर एक सवाल पर बेचैन हो जाए, हाथ मलने लगे या उसका शरीर अनजाने में ही दरवाजे की तरफ मुड़ने लगे, जैसे निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हो। लेकिन ये बेसलाइन वाली बात थोड़ी मुश्किल सी है। क्या पता किसी का सामान्य व्यवहार ही थोड़ा बेचैन किस्म का हो, तब कैसे फर्क करेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल, यहीं पर ना कॉन्टेक्स्ट और संकेतों का पैटर्न देखना जरूरी हो जाता है। कोई एक संकेत काफी नहीं होता। अच्छा, मतलब एक साथ कई चीजें देखनी होंगी। हाँ, अगर कोई व्यक्ति सामान्यतः ही बेचैन रहता है तो वो उसकी बेसलाइन है। हमें देखना है कि किसी खास मुद्दे पर उसकी बेचैनी बढ़ी या घटी, या उसके व्यवहार में दूसरे कौन से बदलाव आए। अकेला संकेत धोखा दे सकता है, लेकिन संकेतों का गुच्छा ज्यादा भरोसेमंद होता है। समझ गया, पैटर्न देखना है। अब आते हैं बॉडी लैंग्वेज पर। कहा जाता है कि संवाद का एक बड़ा हिस्सा इसी से होता है, शायद 55%। हाँ बिल्कुल, लगभग 55% कहा जाता है। इसमें पोस्चर यानी खड़े होने या बैठने का तरीका बहुत अहम है। कैसे? सीधे खुले कंधे आत्मविश्वास दिखाते हैं, जबकि झुके कंधे या सिकड़ा हुआ शरीर वो घबराहट या बचाव का संकेत हो सकता है। हाथों के इशारे भी बहुत कुछ कहते हैं। खुली हथेलियां ईमानदारी और खुलेपन का प्रतीक मानी जाती हैं। और अगर कोई हाथ मल रहा हो या छुपा रहा हो, वो चिंता दिखा सकता है। और बंद मुट्ठी अक्सर तनाव या गुस्से का संकेत होती है। अच्छा, और शरीर किस दिशा में है, इसका भी कोई मतलब होता है? हाँ बिल्कुल, अगर कोई आपकी बातों में रुचि ले रहा है तो उसका शरीर और पैर आपकी ओर मुड़े होंगे। और अगर नहीं ले रहा? अगर शरीर दूर हट रहा है या पैर बाहर निकलने की दिशा में है तो शायद वो बातचीत से हटना चाहता है। इसी तरह सीने पर हाथ बांधना वो अक्सर रक्षात्मक रवैया या असहमति दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये सब जानने का सार ये है कि लोगों को समझने के लिए सिर्फ उनके शब्दों पर ध्यान देना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अनकहे इशारे अक्सर ज्यादा गहरी सच्चाई बताते हैं। एकदम सही। इन संकेतों को समझना सिर्फ दूसरों की भावनाओं को बेहतर जानने में मदद करता है, बल्कि हमें धोखे से भी बचा सकता है। ये निजी और प्रोफेशनल दोनों तरह के रिश्तों में काम आ सकता है। भाव और शरीर की भाषा। बिल्कुल। अभी तक हम दूसरों के संकेत पढ़ने की बात कर रहे थे, है ना? हाँ। अगर हम खुद अपने अनकहे संकेतों, हमारी अपनी बॉडी लैंग्वेज, हमारे चेहरे के भावों पर ध्यान देना शुरू करें तो हमारी अपनी बातचीत और लोग हमें कैसे समझते हैं, इस पर क्या असर पड़ सकता है। सोचने वाली बात है। इसमें एक दिलचस्प बात है मिररिंग की। मिररिंग? हाँ, जब कोई अनजाने में हमारे हाव भाव या बैठने के ढंग की नकल करने लगता है। अच्छा, अनजाने में? हाँ, ज्यादातर तो ये दिखाता है कि गहरा जुड़ाव है, सहजता है। ओह, तो क्या इसका मतलब ये भी है कि लोग इसे जानबूझकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सेल्स में या बातचीत में विश्वास बनाने के लिए? हाँ बिल्कुल, तालमेल बिठाने के लिए इसे जानबूझकर भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह वो पर्सनल स्पेस वाली बात। हाँ, पर्सनल स्पेस। हाँ, मतलब कोई कितना पास या दूर खड़ा है। सही। कोई बहुत नजदीक आता है तो या तो बहुत सहज है या शायद थोड़ा हावी होने की कोशिश कर रहा है। और दूरी अक्सर झिझक दिखाती है या शायद विश्वास की कमी। और वो छोटी छोटी हरकतें माइक्रो जेस्चर कहते हैं शायद। स्रोत में गर्दन या कान छूने का जिक्र था। हाँ, वो दिलचस्प है क्योंकि ये अक्सर हमारे अचेतन मन से आते हैं। अच्छा। सामग्री बताती है कि जैसे बार बार गर्दन या कान छूना, ये शायद झूठ या असहजता का संकेत हो सकता है। और वैसे ही तेजी से पलके झपकाना या पैरों का लगातार हिलना, ये चिंता या घबराहट दिखा सकता है, भले ही वो कुछ और कह रहे हो। हाँ बिल्कुल, शब्द कुछ और शरीर कुछ और। ये जानना तो काफी काम का है, ना सिर्फ दूसरों को समझने के लिए बल्कि खुद के लिए भी। जैसे खुली बॉडी लैंग्वेज। हाँ, और शांत हाव भाव, ये आत्मविश्वास दिखाते हैं। सही बात है। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज तो हुई, पर आवाज और चेहरे का क्या? हाँ, वो भी बहुत अहम है। क्या है ना, आवाज का लहजा, वोकल टोन जिसे कहते हैं, वो अक्सर शब्दों से ज्यादा बता देता है, ज्यादा सच्चा होता है। हाँ, जैसे कोई बहुत उत्साहित है तो आवाज में एक एनर्जी होगी, तेज होगी। और घबराहट में कांपती हुई आवाज या धीमी? बिल्कुल, धीमी नीची आवाज उदासी भी दिखा सकती है। और फिर वो चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस। हाँ, वो तो बहुत छोटे होते हैं ना, पल भर के लिए। मिली सेकेंड्स के लिए,
पर वो हमारी असली भावनाएं दिखा सकते हैं और उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो सीधे हमारे भावनात्मक दिमाग से जुड़े होते हैं, जैसे डर में आंखें चौड़ी होना या गुस्से में भौएं सिकुड़ना, या वो होंठ का एक कोना ऊपर उठना, तिरस्कार वाला। हाँ, वो भी। ये बहुत सटीक संकेत हो सकते हैं। तो ये छोटे भाव इतने रिवीलिंग होते हैं। और बड़े शारीरिक हाव भाव, जैसे कोई बेचैन होकर हिलता डुलता रहे। हाँ, वो बेचैनी, बार बार पोजीशन बदलना, ये अक्सर असहजता या चिंता दिखाता है। और जो शांत और स्थिर रहे, वो आमतौर पर आत्मविश्वास दिखाता है। और हाथ पैर बांध कर बैठना, वो अक्सर एक डिफेंसिव मतलब रक्षात्मक रवैया दिखाता है। एक और चीज थी, भावनात्मक मिररिंग। हाँ, वो भी रोचक है। जब दो लोग, जैसे करीबी दोस्त या कपल, अनजाने में एक दूसरे की भावनाओं को महसूस करने लगते हैं, कॉपी करने लगते हैं। तो ये सब जानने के बाद जो तनाव या चिंता के आम संकेत हैं, तेज सांसें, ऊंची आवाज, फिजिटिंग मतलब उंगलियां मरोड़ना, पैर हिलाना, हाँ, या चेहरा गर्दन छूना, क्या ये खुद को शांत करने की कोशिश है? काफी हद तक हाँ, ये सेल्फ सूदिंग तरीके हो सकते हैं। और यही समझ हमें धोखे को पहचानने में भी मदद करती है। धोखा कैसे? क्योंकि धोखे में अक्सर कथनी और करनी में तालमेल नहीं होता, विरोधाभास दिखता है। हाँ, स्रोत भी यही कहता है। बॉडी लैंग्वेज, आवाज, शब्द सब अलग अलग कहानी कह रहे हो, या कोई जरूरत से ज्यादा डिटेल दे रहा हो। हाँ, जैसे कहानी बना रहा हो। और कुछ खास संकेत भी हैं, जैसे नजरें चुराना, आई कांटेक्ट से बचना, हाँ, या बोलते हुए बार बार नाक या मुंह छूना, हाथ छिपाना, अब पैरों की बेचैनी। अच्छा, इसीलिए लाई डिटेक्टर टेस्ट भी इन शारीरिक संकेतों पर ध्यान देते हैं। धड़कन, पसीना। जी हाँ, क्योंकि झूठ बोलते समय तनाव बढ़ता है और शरीर प्रतिक्रिया देता है। फ्रोद में कुछ मैनिपुलेशन की तकनीकों का भी जिक्र था। वो कौन सी हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? हाँ, कुछ आम तरीके बताए गए हैं। एक है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग? हाँ, मतलब कोई आपकी याददाश्त या समझ पर ही सवाल उठाकर आपको खुद पर शक करने पर मजबूर कर दे। ये तो खतरनाक है। हाँ, और एक है गिल्ट ट्रिपिंग। मतलब किसी चीज के लिए ना कहने पर आपको इतना बुरा महसूस कराना कि आप आखिर में हाँ कह दे। और चापलूसी। हाँ, बहुत ज्यादा चापलूसी भी एक तरीका हो सकता है विश्वास जीतने का। या विक्टिम कार्ड खेलना, सहानुभूति पाने के लिए। ये जानना तो जरूरी है। हाँ। तो क्या इन सब को परखने का सबसे अच्छा तरीका कंसिस्टेंसी देखना है, बातों में तारतम्यता? बिल्कुल। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो किसी की बातों में कंसिस्टेंसी जांचना बहुत जरूरी है। मतलब क्या वो अपनी कहानी पर टिके रहते हैं? हाँ, स्रोत कहता है कि झूठे लोग अक्सर अपनी कहानी के डिटेल बदल देते हैं या भूल जाते हैं। सच बोलने वालों की बातों में आमतौर पर एक रूपता होती है। तो संक्षेप में देखें तो आज हमने अशाब्दिक संकेतों को समझा, बॉडी लैंग्वेज में मिररिंग, पर्सनल स्पेस, माइक्रो जेस्चर्स, हाँ, भावनाओं को पहचानने में आवाज का लहजा, माइक्रो एक्सप्रेशन, शारीरिक हरकतें, सही, और धोखे के संकेतों में विरोधाभास, कुछ खास शारीरिक हाव भाव, और बातों में कंसिस्टेंसी की कमी। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ दूसरों का विश्लेषण करने का कोई टूल नहीं है। अच्छा, ये अपनी खुद की भावनात्मक समझ बढ़ाने और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का एक कौशल है, और ये अभ्यास से ही आता है। सामग्री में इस ज्ञान को एक सुपर पावर कहा गया है। तो शायद असली सवाल ये नहीं कि लोगों को कैसे समझा जाए, बल्कि ये कि इस समझ का इस्तेमाल कब और क्यों करना चाहिए। क्या हर बार गहराई से समझना फायदेमंद है, या कभी कभी रिश्तों में थोड़ी अस्पष्टता को स्वीकार करना बेहतर होता है? सोचने वाली बात है।